नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के 4th लेसन पर हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में अभी तक हमने बहुत सारी बातों को जाना। आज हम एक नए सिद्धांत को सीखेंगे। उससे पहले हम अपने लेसन की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। आपने कई बार बस में सफ़र किया होगा और बस में सफ़र करते समय आपके सामने दो परिस्थितियां हुई होंगी। या तो आपको सीट मिल गई होगी या फिर नहीं मिली होगी। जब आपको सीट मिल गई होगी तो आपने हमेशा यह सोचा होगा कि मैं पहले इसका अधिकारी हूँ। क्योंकि पहले मैंने इस सीट को प्राप्त किया है, तो इस पे मुझे बैठने का अधिकार है। और आपने दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं दी होगी। लेकिन आप में से वहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने देखा होगा कि आप सीट पर बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अक्षम व्यक्ति खड़ा है, कोई महिला खड़ी है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, तो आपने अपनी सीट उस बच्चे को दे दी होगी या उस बुजुर्ग को दे दी होगी, ये सोचकर कि आपसे ज़्यादा ज़रूरत उस व्यक्ति को है ना। यानी आपने अपने साथ समझौता किया। दूसरी सिचुएशन में हम देखते हैं कि अब आप सीट पर बैठे नहीं हैं बल्कि सीट पर खड़े हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप ये सोचेंगे कि काश किसी को तो दया आ जाती, या मतलब मुझे सीट मिल जानी चाहिए थी। टिकट तो मैंने भी ली है, पैसे पूरे दिए हैं, फिर भी मैं खड़ा हुआ हूँ। मतलब आप अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगेंगे। आप ही हैं दोनों जगह पर। जिस सीट पर आप बैठे हैं वहाँ पर आप अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते, और जब आप खड़े हैं तो आप उस स्थिति में उस सीट को पाना चाहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब हम न्याय करने की स्थिति में होते हैं तो हमेशा हम कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमें हमेशा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें कुछ नैतिक चीज़ों के हिसाब से चलना चाहिए। यानी जैसा व्यवहार मैं अपने साथ चाहती हूँ वैसा ही व्यवहार मुझे दूसरों के साथ भी करना पड़ेगा। यही है रोल्स का न्याय सिद्धांत, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम रोल्स के न्याय के सिद्धांत में इसी तरह की दो सिचुएशन को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अज्ञानता के आवरण की बात की है। तो उनका अज्ञानता का आवरण क्या है? ठीक है, तो चलो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रोल्स के न्याय के सिद्धांत के साथ। रोल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? हम इसको अक्षर से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे एक एक शब्द पर। जहां आपको समझ नहीं आएगा हम समझाने की कोशिश करेंगे। रोल्स का न्याय सिद्धांत: यदि लोगों को कहा जाए कि आप अपने रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कर सके। यानी जब हम ये सोचें कि मुझे कैसा समाज चाहिए, तो मैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं चाहूँगी। ये सोचूंगी कि कम से कम मेरे लिए नियम बनाए जाएं, ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिबर्टी दी जाए। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचे। क्या हर व्यक्ति समाज की भलाई के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता। कई बार वह अपने लिए ही नहीं सोच पाता, समाज के लिए सोच पाना बहुत मुश्किल काम है ना। और प्रत्येक व्यक्ति पहले अपने परिवार को ध्यान में रखकर डिसीज़न लेता है, बाद में समाज को। खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। वस्तुतः हम माता पिता से यह आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, हम माता पिता से आशा कर सकते हैं ना कि भाई वह अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचे, हम उसको सहयोग भी दे सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ऐसे परिदृश्य में क्या न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वैसे ही हमें अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए उनकी मदद कर सके, सहयोग कर सके। तो उसके लिए समाज को भी आगे आना होता है, राज्य को भी आगे आना होता है। तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुँचें जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत भी हो? जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें निर्णय लेना है ना? यानी कि मैं हमेशा अपने आप को ऐसी परिस्थिति में मेरे को रखना है जिसमें मैं निर्णय ले सकूं। और वो निर्णय कैसा होगा? यानी कि जो सभी की भलाई के लिए हो। और सभी की भलाई के लिए निर्णय कब लिया जाएगा? जब आप अपने आप को सबसे बुरी कंडीशन में रखकर सोचेंगे और ये भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि आपकी सिचुएशन कैसी है, अच्छी या बुरी। क्यों? क्योंकि आज समय के हिसाब से जिसकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा अच्छी सिचुएशन में ही रहेगा। यानी परिस्थितियाँ हमेशा उसके साथ होंगी, सारे अवसर हमेशा उसको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार हमारे सामने विपरीत स्थितियाँ भी होती है। जैसे मैंने आपको बस का एग्जाम्पल दिया, तो आपको हर बार बस में पहले सीट मिल जाएगी या बैठने की सीट मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आप अपने आप को खड़ा हुआ भी महसूस करेंगे। सेम ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब आप स्टूडेंट हैं क्लास में, तो आप हमेशा चाहेंगे कि टीचर ना आए, छुट्टी पर हो, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां मिलें, है ना? या फिर स्कूल में टीचर नहीं आता है तो आप गपशप करें, बातचीत करें, और मतलब टीचर आपकी गपशप को डिस्टर्ब ना करें। ऐसा होता है और आप खूब शोर मचाते हैं। लेकिन वहीं जब आप बेंच के उस पार एक टीचर के रोल में होंगे, या आपको थोड़ी देर कोई टीचर क्लास में खड़ा करके चला जाए क्लास को साइलेंट करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये चाहेंगे कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है आप उसको बेहतरीन तरीके से निभाएं। आप क्लास में किसी को भी बातचीत नहीं करने देंगे, आप उनको बुक खोलकर पढ़ने के लिए बोलेंगे। यानी अब आप यहाँ पर डिसीज़न लेने की सिचुएशन में हैं और आप वही डिसीज़न लेंगे जो सबके हित में होगा, है ना? यानी आपने देखा, आप ही वह बच्चे थे जो बेंच के इस पार शोर मचाने में शामिल थे, और जब आपको मौका मिला क्लास को साइलेंट कराने का, तो आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाना पहले रखा, बजाय क्लास में सभी को बातचीत करने देने के। ठीक है? तो यानी जब हमारी सिचुएशन डिसीज़न लेने की होती है तो हम सभी के हित में डिसीज़न ले पाते हैं। लेकिन कब? जब हम अच्छी सिचुएशन में होते हैं। लेकिन हमें कभी भी जब भी डिसीज़न लेना है तो हम अपने आप को कैसे सिचुएशन में देखेंगे? हम देखेंगे उस सबसे बुरे व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखेंगे ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। लेकिन यहाँ पर हमें दो और बातों को ध्यान में रखना है। एक तो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अच्छी स्थिति में है वर्तमान समय में वह बुरी कंडीशन में पहुंच जाए, और दूसरा जो बुरी कंडीशन में है वह अच्छी स्थिति में पहुंचना चाहिए। तो आपके डिसीज़न लेने के ये दो फायदे सभी को पहुंचने चाहिए। ठीक है? अच्छों की स्थिति खराब ना हो जाए और ख़राब की स्थिति अच्छी हो जाए। अर्थात अब वह यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं ना कि हमें समाज को कैसे संगठित करना है। हमें अगर मान लो यह निर्णय लेना है, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि समाज में हमारी स्थिति क्या होगी या हमारी क्या जगह होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे कि वर्तमान समय में हमारी स्थिति क्या है, और हम ये देखेंगे कि हमें सभी के लिए डिसीज़न लेना है। अर्थात हम यह नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। रोल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे,
तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक विशेष परिस्थिति में खुद को रखकर निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, हमने अज्ञानता के आवरण के बारे में सोचा जिसमें मुझे नहीं पता मेरी स्थिति अच्छी है या बुरी। मैंने सिर्फ यह सोचा कि ऐसा क्या डिसीजन हो सकता है जो सभी के साथ न्याय करेगा, जो निष्पक्ष होगा। रोल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण के बारे में सोचना कहा है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अज्ञानता का आवरण, और यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यह सिद्धांत किसने दिया या अज्ञानता के आवरण के चिंतक कौन हैं। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर वह आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। यानी पूर्ण अज्ञानता की हालत में क्या होगा, यानी जैसे हर आदमी हर बार अपनी जैसी भी स्थिति है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लेता है ना। जब बेंच के इस पार होता है तो उसका निर्णय कुछ होगा, बेंच के उस पार होगा तो उसका निर्णय कुछ होगा। लेकिन अगर वही बच्चा जो अपनी सीट पर बैठा हुआ है वह पहले से ही इस तरीके से डिसीज़न ले कि क्या हम शोर मचाएंगे तो यह सिचुएशन ठीक होगी। मैं एक टीचर होता तब बच्चे शोर कर रहे होते तब मैं क्या करता, क्या मैं उन्हें शांत कराता या मैं उनको शोर करने देता, तो आप सबसे अच्छा फैसला ले पाएंगे। चूँकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनज़र समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। भाई जिनके पास जन्म से ही सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनके पास कुछ विशेषाधिकार होंगे, कुछ प्रिविलेजेस होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो, ठीक है, यानी जहाँ पर फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, तो वैसा कोई अवसर ना मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमज़ोर तबके के लिए यथोचित, यथोचित का मतलब होता है उस सिचुएशन के अनुसार, ठीक है, यथोउचित, जैसा उचित हो वैसा अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हों, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या फिर निम्न वर्ग के हों। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना, यानी हम अपनी पहचान को भूल जाएं, और अज्ञानता के आवरण में खड़े होने की कल्पना करना किसी के लिए भी सहज नहीं है। यानी मेरे को सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है और मैं उस व्यक्ति की तरह कैसे सोच सकता हूँ जिसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या सोच सकती हूँ? ये कोई आसान काम नहीं होगा, है ना। जिसका हाथ जला है, जलने का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सहानुभूति दिखा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ उसी की तरह कल्पना करूँ तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, ठीक है। लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए भी यह उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने। अब मैं सभी को ये ज़ोर ज़ोर से भाषण देने लगूँ, भाई आत्मत्यागी बनो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, सभी के साथ ऐसे करो, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, तो क्या मतलब कि दूसरे लोग मेरे को फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो सिर्फ ऐसा कह देना राज्य का कि सभी लोग आत्मत्यागी बने, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक राज्य कुछ अपने पास से ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेकर आता, ऐसी नीतियाँ नहीं लेकर आता, ऐसे कानून नियम नहीं लेकर आता, और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। सौभाग्य मतलब अगर मेरे पास फैसिलिटीज़ है, मेरे पास संसाधन है, तो मैं उनको दूसरों के साथ बांटूं। तो ऐसा आप देखते हैं समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सौभाग्य को, यानी कि अपने संसाधनों को दूसरे के साथ साझा करते हैं। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्यागी को वीरता से जोड़ते हैं। हम कहते हैं भाई बड़ा वीर इंसान है जिसने अपनी सारे जीवन की कमाई समाज के नाम कर दी, या समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी इनकम में से और उसका कुछ हिस्सा जो है लोगों को दे दिया, ठीक है, दान कर दिया। तो इन मानवीय दुर्बलता क्या है
यानी कि अपने संसाधनों पर अपना अधिकार रखना, ठीक है, उसको दूसरों के साथ शेयर ना करना। और सीमाओं के मद्देनज़र हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की ज़रूरत ना रहे। असाधारण का मतलब होता है, मतलब ऐसे समाज के बारे में ही सोचना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर हमें मतलब ऐसी कार्रवाइयों को ना करना पड़े जो कि मतलब बहुत ही निकृष्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि जो हानिकर हो जाए, जो दुखदाई हो जाए। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की तो उम्मीद बंधती है, उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है कि भाई हर व्यक्ति वही सोचेगा, वही कार्य करेगा जो उसके हित में होगा। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रहकर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से सोचना ही उनके लिए हितकर होगा। यानी कि अगर मान लो आज मेरी स्थिति अच्छी है, मैं उसको ध्यान में रखकर निर्णय लूँ, तो जब मेरी कंडीशन बुरी होगी तो ये मेरे लिए नुकसानदायी हो जाएगा। लेकिन आज ही मैं ऐसे डिसीज़न लूँ कि मेरी बुरी कंडीशन है, यह सोचकर मैं निर्णय लूँ, तो शायद वह समाज के सभी लोगों के लिए हितकर होगा और आने वाले टाइम में जब मेरी सिचुएशन खराब होगी तब भी वह मेरे लिए सही निर्णय साबित होगा। क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है, देखो उन्नी और बिन्नी की बातचीत है ये, तो उन्नी कहता है मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होना है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अब बिन्नी कहती है क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही से कोई लाभ ही ना मिले, बेचारा पूरी उम्र उस केस लड़ते लड़ते ही मर गया वो। और क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फ़ायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए? क्या इसको हम न्याय कहेंगे? नहीं। तो यह न्याय में देर होना और अंधेर होने जैसा ही है, ठीक है। तो न्याय में देर होने का मतलब है यानी आपको न्याय मिला ही नहीं है, मरने के बाद उस न्याय का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना, कल्पित का मतलब है जो हम कल्पना कर रहे हैं ना अज्ञानता के आवरण की, कि भाई मैं जिस स्थिति में हूँ, चाहे अच्छी स्थिति है मेरी या बुरी, मैं उसके बारे में ना सोचूं कि मेरी आज क्या स्थिति है, मैं उस स्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं और अपने आप को एक ऐसी स्थिति में महसूस करूं जिसमें एक पीड़ित होता है, एक वंचित व्यक्ति होता है, और फिर उसको ध्यान में रखकर निर्णय लूँ। वही अज्ञानता का कल्पित आवरण है। उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनज़र चीज़ों को देखेंगे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियाँ समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। क्यों कहा है उसने कहा कि भाई अगर मैं अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ लेती हूँ तो ये मेरा पहला कदम है कि उचित कानून और नीतियों की प्रणाली तक मैं पहुंच पाऊंगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि केवल जो विवेकशील मनुष्य है ना, वो न केवल बुरे संदर्भ में चीज़ों को देखेगा बल्कि वह ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो सभी के हित में हो। दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है, चूँकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, है ना। यानी कि वो अच्छी स्थिति में होंगे, मतलब आने वाले समय में अच्छी स्थिति में होंगे या फिर बुरी स्थिति में। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा कि अगर वे बुरी स्थिति में जाने वालों के बीच पैदा हों तब भी उनकी रक्षा हो सके। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमज़ोर ना बना दें। मैंने आपको कहा था ना कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसके दो रिजल्ट निकलने चाहिए, एक तो बेहतर स्थिति वाले बुरी स्थिति में नहीं जाने चाहिए और दूसरा जो बुरी स्थिति में है वो बेहतर स्थिति में आने चाहिए, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हों। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फ़ायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से को
नहीं। तो यहाँ पर बार बार दो बातों की बात आई है। एक तो खराब स्थिति वाले अच्छी स्थिति में पहुँचने चाहिए, दूसरा अच्छी स्थिति वाले बुरी स्थिति में नहीं पहुँचने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले समय में आप अच्छी स्थिति में होंगे या बुरी स्थिति में। तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। हमने कोई उदारता नहीं की, हम कोई परोपकारी नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया है, एक विवेक सम्मत कार्रवाई की है जो कि सभी के लिए सही है, न्यायिक है। इसलिए रोल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण में, यानी जो भी समाज में लाभ होगा, जो भी लाभ का भार होगा, जो भी संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके मामले में हम निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित होंगे। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, है ना। सभी इंसान अपना बेहतर जानते हैं। यही विश्वास रोल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। तो आज हमने रोल्स के न्याय के सिद्धांत को अच्छे से जाना। आशा करते हैं आप सबको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और कुछ सुधार की भी आवश्यकता लगे तो वह भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।